आज हम कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अंतिम और 7वें अध्याय वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे। देखिए, इस पाठ में से जो बोर्ड के बच्चे हैं 12th के, उनके 2 बहुविकल्पीय प्रश्न आने हैं, एक रिक्त स्थान और दीर्घ लघु उत्तरात्मक एक प्रश्न। तो ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है और रिक्त स्थान है, ये 1-1 नंबर के होंगे और दीर्घ लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न है वो 3 नंबर का होगा। तो इस हिसाब से ये 6 नंबर टोटल इस चैप्टर में से आपके बनेंगे। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। इस पाठ में से जितने भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में समाहित किए हैं, तो आप ध्यान से इन प्रश्नों को सुने। पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? नीचे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनको आप ध्यान से सुने और देखें कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है, वैश्वीकरण केवल एक आर्थिक घटना है। दूसरा, वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 से हुई है। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण एक ही समान है। या फिर वैश्वीकरण एक बहुआयामी घटना है। तो इनमें से सही उत्तर है वैश्वीकरण एक बहुआयामी घटना है। वैश्वीकरण जो है वो आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, सभी क्षेत्रों का एक जो मिली-जुली जो चेंज है उसको हम वैश्वीकरण का नाम देते हैं। इन सभी क्षेत्रों में जो परिवर्तन हुए हैं वो वैश्वीकरण है। दूसरा प्रश्न है, वैश्वीकरण के कारणों के बारे में नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण इनमें से किसके कारण पॉसिबल हुआ है? वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी है। जनता का एक खास समुदाय वैश्वीकरण का कारण है। वैश्वीकरण का जन्म अमेरिका में हुआ है। या वैश्वीकरण का एकमात्र कारण आर्थिक आवश्यकता है। तो इनमें से ऑप्शन ए जो है वो सही सटीक बैठता है कि वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है। तीसरा प्रश्न, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब से हुई? 1990 से, 1991 से, 1992 से या फिर 1993 से? तो भारत में आर्थिक सुधारों की जो शुरुआत है वो 1991 से होती है। 1991 में भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको श्रेय दिया जाता है भारत में आर्थिक सुधारों के लिए। चौथा प्रश्न है, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कब हुई थी? तो वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में, 2002 में, 2003 में या 2004 में? इनमें से एक ऑप्शन है जिसमें कि जिस वर्ष वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक हुई थी। तो इसमें अगर आपने लेसन ध्यान से पढ़ा है तो ये दिया हुआ है साफ साफ कि 2001 में वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक हुई थी। और ये वर्ल्ड सोशल फोरम का नाम इसलिए आता है अध्याय में कि ये जो संस्था है ये वैश्वीकरण का विरोध करती है। अगला प्रश्न है, नीली जीन्स की लोकप्रियता कौन से देश का सांस्कृतिक प्रभाव दर्शाती है? नीली जो जीन्स है, ब्लू जीन्स, वो पूरे विश्व में फेमस है। तो इसे फेमस है जिस देश के कारण जहां से ये लोकप्रिय होना शुरू हुई है वो देश इन ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। ब्रिटेन, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर कनाडा? तो ये दिखाती है संयुक्त राज्य अमेरिका का सांस्कृतिक प्रभाव। अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण
यानी कि ग्लोबलाइजेशन निम्न में से किस प्रकार का चर है? स्टॉक चर, प्रवाह चर, स्टॉक एवं प्रवाह चर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। भूमंडलीकरण एक प्रवाह चर है। वैश्वीकरण क्या है? इनमें से जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से हम वैश्वीकरण को क्या कह सकते हैं? वस्तु प्रवाह, विचार प्रवाह, पूंजी प्रवाह या उपयुक्त सभी। तो देखिए, वैश्वीकरण वस्तुओं का भी प्रवाह है, विचारों का भी प्रवाह है और पूंजी का भी प्रवाह है। तो इसमें ऑप्शन ड करेक्ट है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण एक अंतरराष्ट्रीय एकीकरण को हम वैश्वीकरण की संज्ञा देते हैं, या फिर बाजारों का अंतरराष्ट्रीयकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संख्या में वृद्धि या उपयुक्त सभी। तो देखिए, ये जो सभी कारक हैं, सभी जो घटनाएं हैं, उनको हम वैश्वीकरण की संज्ञा दे सकते हैं। वैश्वीकरण अंतरराष्ट्रीय एकीकरण भी है, बाजारों का अंतरराष्ट्रीयकरण भी है, और जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, एमएनसीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनकी संख्या में वृद्धि को भी हम वैश्वीकरण की संज्ञा दे सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन ड करेक्ट है, उपयुक्त सभी। भारत में वैश्वीकरण के विरोध में सर्वाधिक भूमिका किसकी है? बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे संगठन और कुछ वर्ग भी ऐसे हैं जो कि वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। तो भारत में इसके विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन ए इंडियन सोशल फोरम, बे मजदूर, से वामपंथी या द उपयुक्त सभी। तो ये तीनों जो ऑप्शन है ये सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के किस प्रभाव ने संपूर्ण विश्व के जनमत को गहराई से बांट दिया है? आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव या सांस्कृतिक प्रभाव। तो आर्थिक प्रभाव जो है वैश्वीकरण के, उन्होंने संपूर्ण विश्व के जनमत को गहराई से बांट दिया है। 11 का प्रश्न है, वैश्वीकरण का विरोध नहीं करता। इनमें से नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि वैश्वीकरण का विरोध करते हैं और एक विरोध नहीं करता। तो वर्ल्ड सोशल फोरम विरोध करता है, इंडियन नेशनल फोरम विरोध करता है, वामपंथी विरोध करते हैं, बहुराष्ट्रीय निगम विरोध नहीं करते, बहुराष्ट्रीय निगम समर्थन करते हैं। तो ऑप्शन से। 12 का प्रश्न है, वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव, इनमें से कौन सा ऐसा प्रभाव है जो कि राजनीतिक प्रभाव को दर्शाता है? ए राज्यों के कार्यों में कमी, ब सांस्कृतिक समरूपता, से आर्थिक प्रवाह की तीव्रता या द राज्यों के कार्यों में वृद्धि। तो इसमें से ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव एक ये हुआ है कि राज्यों के कार्यों में कमी आई है, क्योंकि बाजार प्रभावी हो गया है वैश्वीकरण के कारण। आर्थिक जो क्रियाएं हैं उनके ऊपर आर्थिक नियंत्रण कम हो गया है राज्य का जो लोक कल्याणकारी स्वरूप है उसमें कमी आई है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि राज्य के कार्य कम हो गए हैं। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए औद्योगिक विकास, ब युद्ध का खतरा, से सुरक्षा के खतरे या द संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की उपलब्धियां। तो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें योगदान देने वाला विकल्प इसमें से एक ही सही लग रहा है, और वो है औद्योगिक विकास। जो औद्योगिक विकास हुआ है उसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया में योगदान दिया है। वैश्वीकरण का सकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव क्या है? देखिए, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव दिए हुए हैं अपनी पुस्तक में। तो इसमें पॉजिटिव भी हैं, सकारात्मक प्रभाव भी हैं
और नकारात्मक प्रभाव भी हैं। हर चीज के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं जैसे, वैसे ही हर चीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो वैश्वीकरण के जो सांस्कृतिक प्रभाव हैं वो हम सकारात्मक भी देखते हैं और नकारात्मक भी। तो सकारात्मक प्रभाव इनमें से देखिए, आप चूज कीजिए कौन सा है। संस्कृतियों का परिष्कार होना, हमारी पसंद नापसंद का दायरा बढ़ना, सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण या उपयुक्त सभी। तो वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव में ये सभी आते हैं। इससे संस्कृतियों का परिष्कार भी हुआ है, इससे हमारी पसंद नापसंद का दायरा भी बढ़ा है, इससे सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण भी उत्पन्न हुआ है, ये सभी हैं। वैश्वीकरण में आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक कौन बन गया है? राज्य, उत्पादक, उपभोक्ता या बाजार? तो वर्तमान में ये वैश्वीकरण में जब से तेजी आई है तो आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का मुख्य निर्धारक बन गया है बाजार। वैश्वीकरण के निम्न में से कौन से प्रभाव का विरोध दक्षिणपंथी खेमे के द्वारा किया जा रहा है? दक्षिणपंथी खेमा विरोध करता है राजनीतिक, आर्थिक, आर्थिक और राजनीतिक दोनों, या फिर सांस्कृतिक प्रभाव का। तो इसमें सही ऑप्शन है द। ये जो दक्षिणपंथी हैं ये सांस्कृतिक प्रभावों का विरोध करते हैं। 17 का प्रश्न है, विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही की आसानी या तीव्रता जो है वो निम्न में से किसके कारण संभव हुई है? राज्य की संप्रभुता के कारण, संयुक्त राष्ट्र संघ के कारण, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के कारण, या राज्य की ताकत में आई कमी के कारण? तो इसमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि टेक्नोलॉजी के कारण। एक समाचार चैनल है CNN। तो CNN कहाँ का समाचार पत्र है, किस देश का समाचार चैनल है? सॉरी, ब्रिटेन का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, फ्रांस का या फिर ब्राजील का? तो CNN है संयुक्त राज्य अमेरिका का। ये कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पात्मक प्रश्न हमने देखे वैश्वीकरण वाले चैप्टर में से। अब इस चैप्टर में से जो कि रिक्त स्थान भी आने हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण रिक्त स्थान मैंने तैयार किए हैं आपके लिए। पहला प्रश्न आप देखें, नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध में एक विश्वव्यापी मंच कौन सा बना है? इसमें आएगा वर्ल्ड सोशल फोरम। नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध में एक विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फोरम बना है। दूसरा है, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये आयोजित हुई थी ब्राजील में। तीसरा, वैश्वीकरण के कारण राज्य के रिक्त स्थान स्वरूप का ह्रास हुआ। राज्य के कौन से स्वरूप का ह्रास होता है वैश्वीकरण के कारण? तो ये पहले भी बता चुकी हूं मैं आपको, लोक कल्याणकारी जो राज्य का स्वरूप है उसका वैश्वीकरण के कारण ह्रास हुआ है। फोर्थ, खालिस्तान तकनीक ने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी। कौन सी तकनीक है जिसने की राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी? तो इसमें आएगा मुद्रण तकनीक। नेक्स्ट, वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है? तो वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है तकनीक या फिर प्रौद्योगिकी। छठा, यूरोपीय और अमेरिकी फर्मों ने खालिस्तान के पेड़ को पेटेंट कराने का प्रयास किया। कौन से पेड़ को पेटेंट कराने का प्रयास किया? तो इसमें आएगा नीम का पेड़। नेक्स्ट, फिलीपींस के कई समूह और संगठनों ने मिलकर खालिस्तान ऑस्ट्रेलिया की बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ अभियान चलाया।
ऑस्ट्रेलिया की एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके खिलाफ फिलीपींस के कई समूहों और संगठनों ने मिलकर के अभियान चलाया था, विरोध किया था। तो वो कंपनी है वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन। नेक्स्ट, कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का खालिस्तान कहा है। तो ये विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण की संज्ञा इन्होंने दी है कि दोबारा से ये उपनिवेशीकरण की स्थापना करना चाहते हैं। वैश्वीकरण एक खालिस्तान धारणा है। कैसी धारणा है वैश्वीकरण एक? तो वैश्वीकरण एक बहुआयामी धारणा है। नेक्स्ट, मैकडोनाल्डीकरण वैश्वीकरण के कौन से प्रभाव का संकेत देता है? तो ये सांस्कृतिक प्रभाव का संकेत देता है। ये आंसर नीचे दे रखे हैं, तो रिक्त स्थान में अगर आप नहीं कर पाते हैं, कोई आपको प्रश्न नहीं आता है, तो आप ये यहाँ से देख सकते हैं। अब चूंकि इस पाठ में से एक दीर्घ लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी आना है 3 नंबर का, तो हम कुछ महत्वपूर्ण दीर्घ लघु उत्तरात्मक प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले, वैश्वीकरण किन कारणों की वजह से शुरू हुआ? इसका उदय किन कारणों से हुआ? तो इसके उदय के शुरुआत के कारण देख लेते हैं। साम्यवादी गुट का जो पतन हुआ है 1991 में, सोवियत संघ का जो विघटन हुआ, साम्यवाद का पतन हो गया। उसके बाद विश्व में अमेरिका का वर्चस्व हुआ और अमेरिका की जो विचारधारा है वो पूंजीवाद की है, और उदारवाद या फिर वैश्वीकरण जो है वो भी पूंजीवाद का जो प्रचार प्रसार हुआ है उसी के कारण ये वैश्वीकरण की शुरुआत होती है। तो साम्यवादी गुट के पतन को वैश्वीकरण के उदय का कारण माना जा सकता है। दूसरा कारण हम बता सकते हैं कि वैश्वीकरण के उदय का कारण है टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी में जो तेजी से वृद्धि हुई है, उसके कारण पूंजी का, विचारों का, लोगों का जो आवागमन है एक देश से दूसरे देश में, वो तेजी से हुआ है, जिसके कारण वैश्वीकरण पॉसिबल हुआ। तीसरा कारण है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव जो बढ़ा है संचार के साधनों की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, यातायात के साधनों की वजह से, तो उसके कारण वैश्वीकरण शुरू हुआ है। अब पूंजीवाद का प्रचार प्रसार, पूंजीवादी राज्य के उदय के कारण न्यूनतम हस्तक्षेपी राज्य की अवधारणा बढ़ी है, लोक कल्याणकारी स्वरूप कम हुआ है, और जो ये बहुराष्ट्रीय निगम है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनकी बढ़ती भूमिका ने भी वैश्वीकरण को गति प्रदान की है। तो ये कुछ कारण हैं जो कि हम वैश्वीकरण के उदय के कारण बता सकते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अपने 3 नंबर का ही प्रश्न आना है इस चैप्टर में से, तो इतना जो आंसर है वो आपका सफिशिएंट है। दूसरा प्रश्न है वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। वैश्वीकरण के जो आर्थिक प्रभाव हैं उसमें हम बता सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण व्यापार में वृद्धि हुई है, खुलापन आया है। वैश्वीकरण के चलते संपूर्ण विश्व में आयात प्रतिबंधों के कम होने से वस्तुओं के व्यापार में, वस्तुओं के आदान प्रदान में काफी इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई है। दूसरा कारण है सेवाओं का विस्तार और प्रवाह। वैश्वीकरण के चलते अब सेवाओं का जो प्रवाह है वो आबाद हो गया है। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी हुई सेवाओं का विस्तार इसका एक अच्छा उदाहरण हम बता सकते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक आर्थिक नीतियों में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का प्रभाव बढ़ गया है। विश्व में आर्थिक नीतियों के निर्धारण में अब अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे कि विश्व बैंक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF, और विश्व व्यापार संगठन है WTO, इसके अलावा जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बहुराष्ट्रीय निगम हैं, उनका प्रभाव भी निरंतर बढ़ रहा है। तीसरा प्रश्न इस चैप्टर में से बन सकता है कि वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है। दो प्रश्न हैं इसमें ही, एक प्रश्न में ही दो प्रश्न समाहित हैं। एक तो वैश्वीकरण भारत को कैसे प्रभावित कर रहा है, और दूसरा भारत ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया है।
तो पहले हम देख लेते हैं कि वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है, भारत पर क्या इफेक्ट हुए हैं वैश्वीकरण के कारण। पहला, वैश्वीकरण के कारण भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी जो ग्रोथ रेट है, वो तेजी से बढ़ी है, उसमें वृद्धि हुई है। दूसरा, विश्व के अधिकांश विकसित देश वैश्वीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप भारत को एक बड़े बाजार या मंडी के रूप में देखने लगे हैं और इससे भारत में विदेशी निवेश बढ़ा है। लोग जो दूसरे देशों की कंपनियां हैं वो भारत में अपने संस्थाएं जो है, अपनी कंपनियां हैं, उनकी स्थापना कर रही है। और तीसरा, हम बता सकते हैं कि वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप भारतीय लोगों ने अपनी आजीविका के लिए विदेशों में बसना शुरू कर दिया है। काफी सारे लोग जो हैं वो जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए दूसरे देशों में जा रहे हैं। अब वैश्वीकरण पर भारत का क्या प्रभाव हुआ है, तो इसमें हम बता सकते हैं कि भारत से अब ज्यादा लोग जो हैं वो विदेशों में जाकर अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाजों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भारतीय विचार, खान पान, पहनावा, ये भी दूसरे देशों में पहुंच रहा है और वहां अपनी एक खास जगह बना रहा है, लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है। दूसरा, भारत में उपलब्ध सस्ते श्रम ने विश्व के दूसरे देशों को अपनी इस ओर आकर्षित किया है। तीसरा, भारतीय उत्पादों में विशेष रूप से जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हाथ से जो बनाए हुए हस्तशिल्प जो हैं, उनको अच्छे मार्केट बाहर विदेशों में उपलब्ध हो रहे हैं। चौथा प्रश्न जो इस चैप्टर में से बन सकता है कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। तो वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव हम इस तरीके से बता सकते हैं कि इससे एक तो हमारी पसंद नापसंद का दायरा बढ़ा है, हमारे पास खूब सारे विकल्प हो गए हैं वैश्वीकरण के कारण। बाहरी संस्कृति के प्रभाव से हमारी पसंद नापसंद का दायरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। दूसरा, संस्कृतियों का परिष्कार हुआ है। वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़े बिना हम अपनी संस्कृतियों का परिष्कार भी कर रहे हैं। जैसे कि नीली जीन्स के साथ हम खादी का कुर्ता पहनने लगे हैं। हम अनेक अमेरिकी लोगों को नीली जीन्स के ऊपर खादी का कुर्ता पहने देख सकते हैं। तो ये है संस्कृतियों का परिष्कार। तीसरा, सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण। वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही है। इसी प्रक्रिया को हम सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। अब वैश्वीकरण का बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं विरोध भी कर रही हैं। इसके नकारात्मक प्रभावों को भी दर्शाते हैं कि इस वैश्वीकरण के कारण फायदे की जगह नुकसान हो रहा है बहुत सारे लोगों को। तो इसके जो नकारात्मक प्रभाव हैं ये भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका पहला नकारात्मक प्रभाव तो ये होता है कि इससे जनमत का विभाजन हो गया है। वैश्वीकरण के कारण संपूर्ण विश्व का जो जनमत है वो गहराई से बंट गया है। दूसरा, सरकारों के द्वारा सामाजिक न्याय की उपेक्षा हो रही है। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप सरकारी सामाजिक न्याय संबंधी जो जिम्मेदारियां हैं वो सरकारें उससे अपने हाथ खींचने लगी हैं और जन कल्याणकारी जो राज्य था, पहले ज्यादा कार्य कर रहा था, वो अब अहस्तक्षेपकारी राज्य में बदल रहा है, क्योंकि हम पूंजीवाद को अपनाते जा रहे हैं। तो पूंजीवाद में राज्य का नियंत्रण जो है वो निरंतर कम होता जाता है, उसके काम सिर्फ सुरक्षा तक सीमित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के राज्य को जब हम अपनाएंगे, राज्य के स्वरूप को, तो उसमें लोक कल्याणकारी कार्य जो है, सामाजिक न्याय जो है, उसकी उपेक्षा हो जाती है। अगला ये कहा जा रहा है कि विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण होगा। 1950 के दशक से पहले की अगर हम बात करें तो काफी सारे दुनिया के देश जो हैं वो कुछ एक जो आर्थिक शक्तियां थी, जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, डेनमार्क है, पुर्तगाल है, इनके उपनिवेश थे, गुलाम थे। तो वही प्रक्रिया अब ये कह रहे हैं कि वैश्वीकरण के आने से जो मजबूत शक्तियां हैं, मजबूत जो आर्थिक शक्तियां हैं, बड़े जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं, आर्थिक शक्तियां हैं, वो छोटे छोटे गरीब और जो पिछड़े अल्प विकसित देश हैं उनके ऊपर दोबारा से अपना कब्जा कर रहे हैं वैश्वीकरण के नाम से। आर्थिक वैश्वीकरण से विश्व उपनिवेशीकरण की गिरफ्त में जा रहा है, ऐसे
जो बयान है वो कुछ अर्थशास्त्रियों और संस्थाओं की तरफ से आ रहे हैं। इसके अलावा पिछड़े देशों के लिए वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो अहितकर है। वैश्वीकरण से गरीब देशों के और ज्यादा गरीब होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे और गरीब पिछड़े देश हैं, यहाँ के जो उद्योग हैं, यहाँ की जो कंपनियां हैं, वो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन नहीं कर पाती हैं, उनसे वो पिछड़ जाती हैं और ये गरीब देश और फिर और ज्यादा गरीब होते जाते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण दीर्घ लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो कि इस लेसन में से बन सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो प्रश्न है ये आपके परीक्षा की तैयारी में सहयोगी सिद्ध होंगे। थैंक यू।